यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले देख लीजिए कि यूरोपीय कंपनियां भारत में कैसे आईं और अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इन लोगों ने काम करना शुरू किया। तो आप अगर मान लीजिए, सोचने वाली बात है, जब अपने देश से बाहर कभी आप जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या होती है। यहाँ भी था क्या कि जो कंपनियां आई उनका उद्देश्य था क्या, भारत में अपने बाजार को बढ़ावा देना, यानी एक उपनिवेश के रूप में, ठीक है, शासन करना। उपनिवेश का मतलब क्या, उप मीन्स होता है नजदीक और निवेश का मतलब होता है इन्वेस्ट करना, यानी लॉन्ग टर्म के बाद एक लाभ की स्थिति उत्पन्न हो, ठीक है। तो उस हिसाब से यूरोपीय कंपनियां, क्योंकि भारत बहुत बड़ा एक बाजार था, जनसंख्या डेमोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन कहाँ होता है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, हम आगमन की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ जो आया वो आई पुर्तगाली कंपनी, याद रखिएगा 1498 में। अब आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है, तो डच और अंग्रेजी में, याद रखिएगा। डच जो आया वो व्यक्ति के रूप में आया 1599 में। 1599 में ये डच जो आया वो व्यक्ति के रूप में आया, न कि कंपनी के रूप में आया। कंपनी के रूप में जो आया वो याद रखिएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो आई ये 1600 में आई। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में आई, उस समय यानी जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, लंदन से हुआ ना, तो उस समय तो वहां पे जो शासिका जो थी एलिजाबेथ। लेकिन भारत में अगर पूछेगा तो भारत में इसको याद रखेगा अकबर 1600 में। तो ये इसको कहीं ना कहीं आप लोग मुगल से जोड़ के देखेंगे। अब तीसरा जो है वो है डच। तीसरा जो है ये है डच, ये 1602 में। चौथा जो है वो है डेनिस 1616 और पांचवा जो है वो फ्रांसीसी 1664, इस चीज को याद रखेगा। और छठा जो है वो है स्वीडिश 1731। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ये हमने आगमन की बात किया, आगमन की बात किया। तो सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली, और सबसे बाद कौन गया, गुड, पुर्तगाली। स्वीडिश कैसे होगा, हमने आने की बात किया, ये लोग आए। अब ये सबसे अंत में ये लोग गए, याद रखिएगा, सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली और अंत में जाने वाला भी पुर्तगाली ही था। भाई देखिए 1961 तक ये तो भारत पे अपना कब्जा जमा रखा, कुछ क्षेत्रों पे गोवा हुआ में, और कहता था कि ये मेरा यूरोप का। भाई सोचने वाली बात है, कहाँ यूरोप और कहाँ इंडिया, कहाँ से कनेक्टिविटी। और ये चाहता था कि भारत का कुछ क्षेत्र मेरा हो। एक रहता कि भाई चलो पड़ोसी है तो हो सकता है, ठीक है, देखे ना वायरल हुआ, पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं। आई बात समझ में, देखे थे ना एथी के समय, वर्ल्ड कप के समय बहुत फेमस हुई थी। तो कहने का मतलब यही है कि ये पड़ोसी भी नहीं था कि इसको आदमी हम लोग दे सकते हैं, और क्यों देंगे, ठीक है, वो तो आदान प्रदान होता है। आप देखिए जैसे अभी बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ आदान प्रदान, वो अलग चीज है। तो ये लोग जो भारत में आए, इनका मुख्य उद्देश्य था क्या, कि अपने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात करेंगे, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पुर्तगाली के बारे में। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली 1498, 20 मई 1498 ईस्वी को, आराम से हम लिखवाएंगे भी, टेंशन नहीं लीजिएगा, और ये यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा, इसीलिए हम लगा चुके हैं। तो 1498 ईस्वी में, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, ये वास्को डी गामा भारत आता है और कालीकट के तट पे आता है। अब ये कहता है कि ये कौन सा क्षेत्र था, तो ये पश्चिमी क्षेत्र था। मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे, ये पश्चिमी क्षेत्र में आता है और अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देता है। उस समय वहां का जो शासक था कालीकट का, जमेरीन था, उसका स्वागत करता है। स्वाभाविक है, मेहमानों की स्वागत होनी चाहिए, स्वागत करता है। और उसके बाद धीरे धीरे ये लोग अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 1503 में कोची में सबसे पहले इन लोग अपना फैक्ट्री खोलते हैं। इसके बाद जो आता है गवर्नर बन के, वो ये आता है, उसका नाम था नहीं अल्बुकर्क, उसके बाद था, ठीक है, अल्मोड़ा या अल्मीडा, इस चीज का रखेगा। इसने शांत जल की नीति को अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। लेकिन अगर वास्तविक अगर संस्थापक देखा जाए पुर्तगालियों का, तो अल्बुकर्क,
ठीक है, इस चीज का रखेगा। और वो बाद में गोवा को भी अपने में मिलाता है यूसुफ आदिल शाह से छीनकर। लेकिन कहीं ना कहीं इसका सामना जो था आने वाले समय में किससे होता है, अंग्रेजों के साथ होता है। और अंग्रेज काफी शक्तिशाली थे, इस चीज का याद रखिएगा, अंग्रेज काफी शक्तिशाली थे। और आने वाले जो युद्ध में जो हार का जो सामना करना पड़ा पुर्तगालियों का, तो उनकी स्थिति भारत में लगभग कमजोर होती चली गई, इस चीज का याद रखेगा। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन, या कौन सा यूरोपीय कंपनी सबसे पहले भारत आई, तो ये आया पुर्तगाली। अब यहां से हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब यहां से एक आपका कनेक्टिविटी होगा दक्षिण भारत में। उस समय जो था विजयनगर साम्राज्य, याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य के समय कुछ है जो यात्री जो आए उनको भी आपको याद रखना है, ये नहीं कि बस केवल पढ़ते हुए जाना है। कनेक्टिविटी इसी को बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप पढ़िएगा, जैसे ये पढ़िएगा तो स्वाभाविक है यहाँ मुगल भी है, तो मुगल से आपको टच में रहना है, कनेक्ट करके पढ़ना है कि भाई मुगल से कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य जो है, यहाँ पे हम उसको फिर अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप पुर्तगाली केवल पढ़ रहे हैं, तो पुर्तगाली पढ़ रहे हैं। तो लेकिन अगर उस समय का शासक के रूप में देखा जाए तो स्वाभाविक है दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और कई शासक वहां पे थे, जैसे हरिहर बुक्का। आने वाले समय में आप देखेंगे कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, प्रौढ़ देवराय किसको कहा गया। तो ये सब हम लोग आराम आराम से करते हुए जाएंगे, इस चीज का याद रखिएगा। तो चलिए हेडिंग बनाएंगे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन लिखेंगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन होता है, पुर्तगालियों का आगमन होता है 20 मई 1498 ईस्वी को, 1498, 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है, कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां वहां का शासक, कहां का शासक, कालीकट का, जहां पर कालीकट का शासक जमेरीन उसका स्वागत करता है। किसका स्वागत करता है, वास्को डी गामा का। जमेरीन उसका स्वागत करता है, जमेरीन उसका स्वागत करता है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किए। देखिए मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। मैं इस समय भी अल्बुकर्क था, लेकिन वो गवर्नर बन के नहीं आया था। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जब 1503 ईस्वी में, ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री जो एस्टेबल किया, कहाँ, कोचीन में, उस समय, ठीक है, एक सदस्य के रूप में था, एक व्यक्ति के रूप में था, वो गवर्नर के रूप में नहीं था। कौन, अल्बुकर्क। इस चीज का याद रखिएगा। आगे लिखेंगे 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आता है, पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे एकदम आराम से। भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। लेकिन मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से, अगर पुर्तगालियों का भारत में पहला वास्तविक संस्थापक या वास्तविक गवर्नर पूछा जाए तो किसको माना गया है, अल्बुकर्क को माना गया है। इस चीज को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में पहला, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर। तो आपके मन में चलता होगा कि सर वायसराय क्या, अरे जैसे आज के डेट में आप राष्ट्रपति देख रहे हैं, प्रधानमंत्री देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, राज्यों में राज्यपाल देख रहे हैं। उस समय भी ये इस ऐसा ही पूछता। क्लियर हुआ, वायसराय या फिर गवर्नर। तो भारत में पहला पुर्तगाली जो वायसराय जो था उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। आगे लिखेंगे, व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में, आज भी देखिए कल भी हम बताए थे ना,
हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जैसे चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसका क्या है टारगेट, कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में, कल ही बात कर रहे थे ना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना। और भारत नहीं चाहता है, विस्तारवादी नीति है, स्वाभाविक है। अब आप देख लीजिए, भारत क्वाड में भी अपनी भूमिका को निभा रहा है, और 2+2 वार्ता में क्वाड के तो सदस्य को शामिल कर ही लिया, और ऑकस के भी सदस्य को शामिल कर लिया है। नहीं हो गया? सोचिए, उस समय भी हिंद प्रशांत क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में कौन, अल्मीडा, अपने व्यापारिक प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए इसने अलग अलग नीति अपनाई। उसी में एक नीति था ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी देन है? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा, याद रखिएगा। ये कौन था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर। क्लियर हुआ? इस चीज को ध्यान रखेंगे। लिखिए, व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में, व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने, अल्मीडा कौन? गुड, पुर्तगाली वायसराय। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल नीति का प्रतिपादन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके परिदृश्य में कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी? तो व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में, यानी कहा गया, हम बार बार बोलते हैं कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वो व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से पहले भी महत्वपूर्ण था और आज भी महत्वपूर्ण है, और कल अगर रहेगा तो कल भी महत्वपूर्ण रहेगा। और जो इस पे अपना पूरी तरह से वर्चस्व स्थापित करता है वही विश्व का सबसे शक्तिशाली। तो यही काम अभी कर रहा था चाइना, भारत ने उसको रोक दिया है वहां पे। चाइना की विस्तारवादी नीति है ना, और अभी जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो थोड़ा सा एकदम एक्शन में, और इसको बोला गया कूटनीति। और होना भी चाहिए ना, देश प्रथम है, देश राष्ट्र प्रथम होता है। तो इन्होंने क्या किया, ऑकस के साथ 2+2 वार्ता। सोचिए, प्रेजेंट में भी देख लीजिए कितना सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है हिंद प्रशांत क्षेत्र। और क्वाड का तो होता ही है, मालाबार तट पे होता है ना युद्धाभ्यास, सोचने वाली बात है। तो ये उस समय अल्मीडा को मालूम था कि अगर इस क्षेत्र पे अगर हम महत्वपूर्ण अपना कब्जा कर लेंगे तो हम भारत में आसानी से अपना शासन और प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। लेकिन जैसे ही कौन आता है, अंग्रेज आता है, इनकी स्थिति कमजोर पड़ जाती है। ठीक है? और देखिए, किसी को कमजोर करना है तो उसको इकोनॉमिकली तरीके से कमजोर कर दीजिए। नहीं बात समझ में? जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर करना था तो क्या हुआ, वो युद्ध पे युद्ध लड़ते गया, बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ही समाप्त हो गई। सोचने वाली बात है। और ईस्ट इंडिया कंपनी में तो 217 साझेदार थे। पार्टनरशिप में यही होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ज्यादा पार्टनरशिप कीजिएगा तो वही हाल होगा। अब वर्तमान में तो देख ही रहे हैं, समझ रहे होंगे आप लोग, बिहार से लेकर दिल्ली तक। ठीक है? और उसका बहुत बड़ा एनालिसिस हम किए थे उसी दिन, ये हम तो पढ़ाए थे तो उस दिन भी किए थे। कई लोगों ने बोला सर भारत की राजनीति में इसका महत्व क्या होगा। हमारे कुछ हो या ना हो, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका विजन नहीं ना है। लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन विजन नहीं है। ठीक है? हम बार बार यहां से बोलते हैं, आप एक व्यक्ति को रोक रहे हैं, तो व्यक्ति को रोकेगा तो वो स्ट्रांग होगा ना, व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है? तो अल्मीडा वही चीज था। खैर, तो ये दिखाया कि 217 साझेदार थे, फिर भी पूरी तरह से वो ये नहीं हो पाया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी अधीन हो गई, भंग करना पड़ गया ना आने वाले समय में। आप लोग देखिए भी भंग करना पड़ा एक्ट जो अभी हम पढ़ रहे थे उसमें। चलिए आगे लिखेंगे। अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क गवर्नर बनकर भारत आता है। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क गवर्नर बनकर भारत आता है। कहां का ये था अल्बुकर्क कहां का था? क्या पढ़ रहे हैं? पुर्तगाली। दिखा देंगे यहां से आप लोग का भी कि देखिए, ये लोग बच्चा लोग ऐसे नहीं पढ़ता है, आप लोग को भी देखेगी पब्लिक। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग पढ़िए, नहीं तो आप लोग की तरफ कैमरा घुमा देंगे। ठीक है? केवल हम ही को लोग देखेगा। चलिए, तो अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बुलवाते रहेंगे। उसने 1510 ईस्वी में
बीजापुर के शासक किसने 1510 ईस्वी में? अल्बुकर्क। कहां का था अल्बुकर्क? याद रखिएगा 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह, याद रखिएगा यूसुफ आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में मिला लिया, गोवा को छीनकर अपने अधिकार में मिला लिया। क्लियर हुआ यहां तक? यानी गोवा को किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाया? हाँ, लिखेंगे अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी भारत में प्रथम पुर्तगालियों का वास्तविक अगर किसी को संस्थापक मानते हैं तो अल्बुकर्क को मानते हैं। अल्बुकर्क को प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? यूरोपीय कंपनियों का आगमन में पहला क्या पढ़ रहे हैं? पुर्तगाली। याद रखिएगा, याद रखना है पुर्तगाली में अभी हम 3 नाम पढ़े, क्या क्या? वास्को डी गामा, अल्मीडा और अल्बुकर्क। इसमें वास्तविक संस्थापक किसको माना गया? गोवा को किसने जीता? किसको हराकर? यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, ये कहां का था यूसुफ आदिल शाह? बीजापुर का शासक। इस चीज को याद रखिएगा, याद करके जाना है, ये नहीं कि बस केवल टाइम पास करके पढ़ना है। चलिए आगे। मध्यकाल में, मध्यकाल यानी मिड, मध्यकाल में सर्वप्रथम, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार, भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला या करने वाले पुर्तगाली थे। सुनेंगे, मध्यकाल में भारत के साथ सब सर्वप्रथम किसने व्यापार स्थापित किया? तब ना और यूरोपियनों को लगा होगा कि अरे नहीं बात समझ में, हमें भी जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप यहां से दिल्ली गए और देखे कि अरे ये शख्स मेरे साथ था, दिल्ली गया, खूब कमाया, आप भी पीछे से जाइएगा। ठीक है, अब जो मजबूत होगा वही शासन करेगा। यहां भी यही चीज हुआ कि ये लोग जब आए, ठीक है, इन लोगों ने देखा कि भाई बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है, हम जो कच्चे माल यहां से ले जाएंगे हमें बच्चे बेचने में भी ऐसा। पहले तो ये लोग आए थे क्या, जीरा धनिया गोलकी, नहीं, जीरा धनिया गोलकी वाले को ही एक्सेप्ट कीजिए, ये जो आप लोग, हाँ वही साथ देगी, ये जो वही साथ देगा जो धनिया ला के देगा, बाकी ये तो बस केवल एक दिखावटी है। तो सोचिए मसाले में कितने ताकत है, नहीं है? हाँ, मसाला खरीद के ले जाइए, पैसा मांगिए तो ये नहीं कि तो साथ किसका देना है? धनिया जो रखे उसका साथ देना है, और जो धनिया खरीद के लाए उसका साथ देना है। ठीक है, देखिए पुर्तगाली कितना धनिया से यही ना लोग आया था। मसाला में क्या है? जीरा धनिया गोलकी। ठीक है, तो बाइक में बाइक चलाएंगे, दांत से गुलाब जात के चलेंगे, हैं? जीवन वहीं तक रह जाएगा। देख लीजिए, हंस रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। दिए हैं क्या? हम तो रोज सुबह में गुड मॉर्निंग भेजते हैं सबको। तो हाँ, कौन? सागर आपको। चलिए, तो ये लोग भी व्यापार करने ही आए थे, ठीक है, और व्यापार को आगे इन लोगों ने बढ़ाया। चलिए आगे लिखेंगे। हाँ भाई, बीच में हम भी नहीं बोलेंगे तो कितना, अभी 11:30 से स्पीचें दे रहे हैं। लिखिए, अल्बुकर्क के बाद, अल्बुकर्क के बाद गवर्नर, अल्बुकर्क के बाद गवर्नर नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा भारत में गवर्नर बनकर आया। नीनो डी कुन्हा नाम याद रखिएगा, नीनो डी कुन्हा 1528 से 1529 कर दीजिएगा, 1529 से 1538 के बीच रहा। इसका जो शासन रहा 1529 से 1538, याद रखेगा 1538। चलिए आगे लिखेंगे। लिखिए, पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में ये लोग बहुत लूटपाट मचाते थे। तो समुद्र डाकू वाली जो व्यवस्था जो कही गई, ठीक है, इन्हीं को कहा गया। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हुगली में किस कंपनी ने लूटपाट के जरिए अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे? तो कंपनी कहने का मतलब जो पुर्तगाली जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया का, तो ये लोग जो थे, तो उसमें आपको अंग्रेज का भी ऑप्शन रहेगा, डच भी रहेगा, डेनिश भी रहेगा, पुर्तगाली भी रहेगा। तो पुर्तगाली ही समुद्र में यानी हुगली में ये लूटपाट मचाते थे। तो लिखिए, पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में
हुगली कर दीजिए ब्रैकेट में, हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिए थे, समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिए थे। तो पुर्तगाली कहां पे लूटपाट करते थे? बंगाल की खाड़ी। और ये कहां? जगह पूछे तो हुगली। इस चीज को याद रखेगा। तो समुद्री लूटपाट के लिए किसको जाना गया? मध्यकाल में समुद्री लूटपाट के लिए किसको जाना गया? पुर्तगाली को। याद रखेगा। चलिए आगे लिखेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कि भाई दूसरे का चीज देने में कितना आसान है, दे दो। अब ये लोग भी यही काम किया। अब पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन, कैथरीन था ना, कैथरीन। और ब्रिटिश का राजकुमार क्या था? चार्ल्स। ठीक है, क्या नाम था उसका पूरा? सम्राट चार्ल्स दो ही होगा, चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय। अब क्या हुआ कि चार्ल्स द्वितीय से उसकी चार्ल्स द्वितीय से उसकी शादी होती है और बंबई को ही दहेज में दे देता है। आप सोच लीजिए, आज भी आता है ना, क्या है तो हम तो बन गए दरोगा, तो क्या चाहिए? तो पटना में आधा कट्ठा जमीन दे दीजिए, और नहीं लीजिएगा तो भी घाटा है, लड़की वाला भाग जाएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, सोच लीजिए, भाग जाएगा। अरे कुछ ना कुछ तो जरूर बात है। अब मांग के देखिए, अरे बड़ी मांगता है। दोनों में मुसीबत है, समाज कहीं में नहीं रहने देता है। इसलिए एकदम मस्त रहिए, स्वतंत्र रहिए। ठीक है, हम तो कहते हैं आजकल लड़कियां लोग दहेज का डिमांड करती है, नहीं करती है? गाड़ी है कि नहीं है, बंगला है कि नहीं है, नौकरी है कि नहीं है, एसडीएम है कि नहीं है। देखिए एसडीएम पे बड़ी जोर दे रहे हैं। सोचिए, तो यहां भी वही चीज है, ध्यान रखिएगा। कैथरीन के साथ शादी होती है, ठीक है, किसका? चार्ल्स द्वितीय का। और चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दे दिया जाता है। सोचिए, कहते हैं उपहार में दे दिया गया। तो लिखिए 1661 ईस्वी में, और वो भी क्या किया? वो भी लगा दिया का क्या उसको, उसे वो क्या लेने लगा? टैक्स। सोचिए, उसे टैक्स लेने लगा, है किसी और का जगह, दिया किसी और को, टैक्स ले रहा है कोई और। सोचने वाली बात है। तो लिखेंगे 1661 ईस्वी में 1661 इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। कैथरीन के साथ होता है। और चार्ल्स द्वितीय को बंबई उपहार में दे दिए जाते हैं। दहेजे ना कहेंगे जी, एक तरह से बंबई उपहार में दे दिया। आजकल तो लोग स्टेटस मेंटेन करता है, देगा 5 लाख, कहेगा हम 10 लाख खर्चा कर रहे हैं। सुन लीजिए, भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा ये एक तरह से कहते हैं, कहा जाता है कि अपने लग्जरी लाइफ में जीडीपी जो भी है, जो भी आप कमाते हैं, उसका 1 से 2% ही खर्च कीजिए। बाकी ये ताम झाम की दुनिया, ठीक है, कभी काम नहीं आएगी। हम बार बार सबको बोलते हैं, आप लोग को भी बोलते हैं, एकदम सिंपल में, जिसे आप मकान बनाते हैं तो क्या है, कितना भी बना लीजिए, उसमें कमी कहीं ना कहीं रहेगा। शादी ब्याह कर लेते हैं तो क्या है, ओए खाएगा, हाथ धोएगा, चल देगा, इतना नहीं करते हैं, कमी वही चीज है। आप करोड़ों रुपया खर्च कर लीजिए, अगला दिन कमी निकाल लेगा। तो इसीलिए बार बार बोलते हैं इससे बचना है, इससे बचना है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी दिखावे में चले जा रहे हैं। पढ़ाते हैं ना इकोनॉमिक्स में, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो इससे बचना है। वो आप कितना भी खर्च कर लीजिए, वो कम ही होता है, याद रखेगा। तो दहेज में क्या दे दिया गया? बंबई दे दिया गया। फिर भी उसको कम पड़ा, तब ना पूरा भारत को उपनिवेश बना लिया। लिखिए, बंबई दे दिया गया, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्लियर हुआ? अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, यानी EIC को दे दिया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। आई बात समझ में? अब वहां से उसको 10 पाउंड हर साल उसको आ रहा है वार्षिक। वो अब क्या लगा दिया? लीज पे। जो कहते हैं कि लीज पे दे दो, अब वहीं दे दिया, वहां से उसको आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। लिखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में विलियम्स फोर्ट का निर्माण करवाया था। विलियम्स फोर्ट का निर्माण करवाया था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर
कोची में विलियम्स फोर्ट का निर्माण करवाया था। पुर्तगालियों ने पांडिचेरी में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया। पुर्तगालियों ने पांडिचेरी में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया था। अब देखिए, कहीं ना कहीं अब पुर्तगाली मजबूत हुए कि कमजोर हुए? पुर्तगाली कमजोर होते चले गए ना। अब देखिए, जिस उद्देश्य से पुर्तगाली आए वो लगभग उनका पूरा हुआ, लेकिन उसके बदले में उनको कई कीमत चुकानी पड़ी। डचों ने भी उनको पराजित किया। सोचने वाली बात है, जो अल्बुकर्क और ये अल्मोड़ा जो सोचा कि हम स्थिति को मजबूत करेंगे, इसके बाद जो लोग आए उसके ऐसा नहीं रहा शासक कि वो पुर्तगालियों को एक बहुत मजबूत स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या किए भाई? बंबई को भी दहेज में दे दिए। उधर डच से आप हार चुके थे, आई बात समझ में। और आने वाले समय में थॉमस वेस्ट ने भी हराया। स्वाली एक बहुत जगह, खास जगह था सूरत में, व्यापारिक केंद्र के लिए काफी मजबूत माना गया। ठीक है, और वहां पर भी पुर्तगालियों को हार का सामना करना पड़ा। और उस समय जो अंग्रेज जो था उस था थॉमस वेस्ट। लिखिए, अंग्रेज अधिकारी थॉमस वेस्ट काफी इंपॉर्टेंट नाम है, थॉमस वेस्ट। ये अंग्रेज अधिकारी था, याद रखिएगा। अंग्रेज अधिकारी थॉमस वेस्ट के द्वारा सूरत के स्वाली, सूरत के स्वाली के समीप या नजदीक या स्वाली नामक स्थान पर, सूरत के स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था। क्लियर हुआ? तो ये रहा पुर्तगाली से संबंधित आपसे जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम आपके सामने रखे। ये देखिए, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग एक बार पढ़ेंगे इसको कनेक्ट करके। और कनेक्ट करेंगे कैसे? जैसे अब पुर्तगाली है तो भाई विजयनगर साम्राज्य, फिर हम जब ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तो मुगल शुरू होता है। तो इन चीजों को जब आप पढ़ते हैं, और आपको दो पे ज्यादा फोकस करना है, एक पुर्तगाली और दूसरा अंग्रेज। ठीक है, और इसी में आपको फिर मिलेगा कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, आंग्ल में, ये सब चीज आपको पढ़ते हुए चलना है। तो ये जो हम आप लोग के सामने जो लिखवाए, इसमें दो आप कहिएगा सर इसमें से 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल दीजिए। कौन कौन? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा डेट 20 मई 1498। दूसरा चीज याद रखिएगा अल्मीडा, और अल्मीडा के बारे में यही क्वेश्चन पूछेगा, ब्लू वाटर पॉलिसी। याद रखिएगा, हम 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से निकाल रहे हैं। उसके बाद अल्बुकर्क से पूछेगा कि गोवा को किसने मिलाया? तो अल्बुकर्क ने मिलाया। यूसुफ आदिल शाह को पराजित करता है, छीनता है, पराजित किया होगा तभी ना, छीनता है और उससे गोवा को अपने साम्राज्य में मिलाता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसमें से जो क्वेश्चन है वो है थॉमस वेस्ट वाला, याद रखेगा। और स्वाली आपसे पूछेगा क्वेश्चन, याद रखेगा। तो सूरत के स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को हार का सामना करना पड़ता है, और उस समय अंग्रेज अधिकारी था थॉमस वेस्ट। क्लियर हुआ? तो ये रहा भारत में पुर्तगालियों का आगमन। अब इसका एक और क्वेश्चन जो है वो लिख लीजिए, जो सबसे ज्यादा आप लोग कंफ्यूज करते हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए। कब गए? 1961-62 में, याद रखिएगा 61 के आसपास, 1961। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए कब? 1498। गुड। और सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली। तो ये मत कर दीजिएगा स्वीडिश, हमने जो लिखा वो आगमन का लिखा था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यानी कौन कौन यूरोपीय कंपनी भारत पहले आए। तो फिर एक बार बोलेंगे, डच को तीसरे नंबर पे रखिएगा। डच व्यक्ति के रूप में भले आ चुका था, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्थापना की बात करेंगे तो उसकी स्थापना 1602 है। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए 1961 में। हो गया?